ठीक है। चलिए मैं फिर बाहर जा रहा हूँ क्लास से। सर आप रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप करके दोबारा कर लीजिएगा, हाँ? ओके ओके। चलिए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग उसको पूछिए। एक कल आप लोगों का सल्तनत पीरियड के बारे में बता रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे थे। उनके जो रिफॉर्म है यानी सुधार है उनके बारे में बता रहे थे। एक तो बाजार रिफॉर्म बताया था और एक प्रशासनिक रिफॉर्म बताया था। अच्छा, मवेशी मतलब एनिमल होता है, एनिमल को हिंदी में मवेशी कहा जाता है। जानवर के यानी पशु बदन से कहते हैं। बताइए आप लोग, उत्तराखंड में कहाँ पे सबसे बड़ा मेला लगता है? जहाँ पशु का मतलब बाजार कहते हैं, पशुओं की बिक्री होती है। आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पशु मेला का मतलब है पशु को दिखाया नहीं जाता बल्कि खरीदा और बेचा जाता है वहाँ पे। मवेशी मतलब होता है पशु, एनिमल्स। और उसमें एनिमल्स में मेन था क्या? घोड़ा, हॉर्स। इसी का ज्यादा क्या होता है, मतलब इम्पोर्टेंट था क्योंकि युद्ध में उसी का इस्तेमाल होते थे। और वो क्या होता है, इंडिया में उसको नहीं। एक्सक्यूज मी हाँ बताइए। हाँ सर। हाँ बताइए। सर वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट। सर वॉइस नहीं आ रही है। अब ठीक है, जा रहा है? हेलो हेलो, कंफर्म कर दीजिए। यस सर। आ रही है हाँ सर। हाँ। चलिए बताइए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? अब लोग बताइए। उत्तराखंड के रहते हैं तो इसको तो मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है। ये अल्मोड़ा में सर लगता है। ऑप्शन दे दीजिए। अल्मोड़ा में लगता है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो वहाँ पे रामगंगा नदी है उसी के तट पे लगता है। हाँ जी। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? वो लगता है बिहार का सोनपुर, दिल्ली का। तो ये स्टैटिक वाला एक दिन आप लोगों से चर्चा कर लूंगा, भारत में कौन क्या है तो वो भी आपको बता दूंगा। तो मवेशी का मतलब पशु होता है, एनिमल होता है। और एनिमल में क्या था? घोड़ा। उसके बाद आइएगा सैन्य सुधार यानी आर्मी में रिफॉर्म। देखिए पहले क्या था कि सेना में क्या था, उसका जो सेना के बोलते उसका क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था। केवल नाम लिखा जाता था और पता लिखा जाता था। और जो घोड़े होते थे, हॉर्स, उसका भी केवल क्या होता है, केवल रंग लिखा जाता था, किस रंग के घोड़े हैं। और उसका कोई क्या था, कोई निशान नहीं था। तो जो लोग चालाक होते थे, चालाक तो हर जमाने में लोग होते हैं, तो जो पहलवान होते थे मतलब जिनके पास शक्ति ज्यादा होते थे, लंबे चौड़े होते थे, वो क्या होता है हर जगह पे आर्मी में भर्ती हो जाता था। और आर्मी में भर्ती होने का ये क्या होता है कि आर्मी में क्या था, हमेशा क्या था, जो आर्मी होते थे वो हमेशा सैन्य शिविर में नहीं रहते थे, बल्कि अपने घरों में क्या होता, वहां भी प्रैक्टिस करते रहते थे। तो इससे देखिए दो चीज हुआ, एक तो क्या होगा, जो पहलवान है वो क्या होता है हर जगह पहलवानों को क्या होता है ज्यादा सैलरी दी जाती थी। देखिए आज क्या है, आज तो सबको इक्वल सैलरी दी जाती है, लेकिन पोस्ट के हिसाब से सैलरी अलग है। लेकिन उस समय क्या, आर्मी में जो ज्यादा ताकतवर होगा उसको ज्यादा पैसा दी जाती थी। तो जो पहलवान होते थे या जिनका शारीरिक से संगठन जो अच्छा होता था, वो क्या था हर जगह पे अपना नाम लिखवा के आते थे और
उनका अच्छा वेतन मिलता था। जब युद्ध होने वाला होता है तब उनको जब बुलाया जाता था ना, तो वो अपने नौकर, अपने भाई, अपने बेटे या किसी को पकड़ के उसको भेज देते थे। अब देखिए उन्होंने काउंट किया कि उनके पास कितने अच्छे सेना होंगे, और जब युद्ध लड़ने की बारी आया तो देखा कि सब पतले, दुबले, कमजोर वाले आ गए। तो अब बताइए सेना कैसे युद्ध लड़ेगा? पहले से उनका अनुमान था कि हमारा सेना तो बहुत मजबूत है, लेकिन बाद में मजबूत नहीं है। तब उन्होंने क्या है, जो मनुष्य होते थे या जो सेना होते थे, उनका क्या है, हुलिया लिखना शुरू कर दिया। जैसे आज भी अगर आप लोग देखिएगा आर्मी वगैरह में अगर कोई फॉर्म भरता है ना, तो उनको शरीर में कहाँ पे कट होता है या जो मोल तिल वगैरह कहाँ होता है, उसका निशान लिखना होता है। आज तो बायोमेट्रिक्स हो गया, फिर भी लिखना पड़ता है। पहले ये सारे लिखा जाता था। उसके बाद घोड़े पर क्या था, निशान लगाया जाता था। देखिए सेना का क्या था, हुलिया लिखा जाता। हुलिया मतलब उनके चेहरे में क्या है, कहीं कट है, क्या है वगैरह वगैरह लिखा जाता था शरीर के अंदर। और जो घोड़े होते थे उनका क्या था, उनका दाग पड़ता था उसमें। दाग मतलब क्या था, निशान लगा देते थे। जैसे मान लिया कि देखिए आजकल क्या होता है, जो सांड वगैरह होते हैं उनको जब छोड़ते हैं तो त्रिशूल का निशान लगा के छोड़ देते हैं। तो घोड़े में भी क्या था, जो राजा होते थे या जो अमीर होते थे, मतलब जो सेनापति होते, उनका कोई निशान हुआ होता होगा, उसको क्या था, घोड़े पे लगा देते थे। इससे क्या होता है कि कमजोर घोड़े और कमजोर सेना क्या था, दोबारा से भर्ती नहीं हो पाता था। तो ये बहुत जो होता था। देखिए इसमें दो चीज था, एक था दाग पर था और एक था चेहरा यानी हुलिया, जिसका चेहरा पर था। दाग, दाग मतलब निशान पर था। इसमें क्या था, घोड़े पर लगाया गया, घोड़े पर लगाया गया, क्योंकि इससे घोड़े की क्या पहचान हो सकता था। हुलिया या चेहरा पत्थर पर था, हुलिया या चेहरा। यह सेना या सैनिक पर लगाया गया, सैनिक पर लगा गया या सैनिक का निकट उठाया गया। सुधार किया, पहले क्या है, सेना कितना कमजोर होता है, लेकिन जब दो पड़ता है बहुत दिक्कत है, क्योंकि इनमें आर्मी में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ। आज में देखिएगा अगर आपके घर से कोई है तो उनको देखिएगा। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वाइब्रेट वाली आ रही है। आप लोग एक काम कीजिएगा, सबका ऐसा आ रहा है या केवल अकेले को आ रहा है, बताइए। सबका आ रहा नहीं है? सर अब सर, ठीक आ वाइब्रेट। गया है, इससे पहले वाइब्रेट वाले में आ रही थी, अब ठीक आ रही है सर। अगर अगर दिक्कत हो तो एक बार उसको ऑफ करके फिर से अब ऑन अभी करिएगा। अभी हाँ ठीक है ठीक। सर, पहले हाँ आ रही थी। हाँ, हो नहीं सकता सर पहले आ रही थी, अब ठीक आ रही है। है। हाँ ठीक है ठीक है। अगर जिनका बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, एक बार उसको ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। ऐसे कभी कभी हो जाता है भाई, मशीन है तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए सेना यानी आर्मी में रिफॉर्म हुआ, तो देखिए इस पे कितना बड़ा रिफॉर्म। आप सोच सकते हैं कि ये छोटा रिफॉर्म लगता है, लेकिन ये बड़ा रिफॉर्म था। ठीक है, बड़ा रिफॉर्म था, जिसको दाग पर था और क्या है, चेहरा पर था कहा जाता है। तीसरा था भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म। देखिए लैंड रिफॉर्म क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। देखिए जो गांव के मुखिया या गांव के जो अमीर लोग होते हैं ना, पहले देखिएगा जमीन क्या था, किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं होता था। वो शासक वर्ग का क्या था, जमीन होता था। जैसे ही मान लो कोई राजा कमजोर पड़ता था ना, तो क्या था, लोग उसको क्या था, कब्जा कर लेते थे जमीन पर। अच्छी जमीन पर जो शक्तिशाली लोग होते थे वो कब्जा कर लेते थे। और देखिए मान लेते कि एक जमीन है जो नदी के किनारे है या कुएं के किनारे है, तो ये जमीन पे क्या होता है, इसकी उर्वरता यानी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। भाई पानी मिल रहा है इसको, फिर कुएं के नजदीक है, तालाब के नजदीक है, या कोई नहर है या कोई नदी है उसके है, तो जल की मतलब क्या होता है, बिना बारिश में भी यहाँ पे आना हो सकता है। और एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो क्या, ना तो उसके बगल में कोई कुआं है, ना तो उसमें कोई नदी है, ना तो नहर है, ना तो तालाब है, और ये गांव से बहुत दूर है, जंगल के किनारे पे, जहाँ पर जानवर बहुत परेशान करता है। पहले देखिए, पहले क्या करते थे कि इन मान लीजिए ये जमीन नंबर 1 है और जमीन नंबर 2 है ये भूमि। पहले तो ये दोनों का जो भू राजस्व था यानी ये जो टैक्स था वो बराबर हुआ करता था। अब बताइए गांव का जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा, इसमें से किस जमीन को कब्जा करेगा वो? जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा इसको कब्जा करेगा।
और जो गरीब किसान होगा, जो गरीब या कमजोर किसान होगा वो इसको कब्जा कर, मतलब इसको वही मिलेगा भाई, यही रह जाएगा। अब बताइएगा, दोनों के देखिए इसका उर्वरता ज्यादा है, इसकी उर्वरता कम है, तो यहाँ पे पैदावारी यानी जो प्रोडक्टिविटी होगी इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। लेकिन जो लैंड रेवेन्यू है ना वो दोनों को बराबर देना पड़ रहा है, तो ये सही थोड़ी ना है। अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया कि जितने भी इस तरह के जो जमींदार के लोग थे या गांव के जो मुखिया था उनसे जमीन छीन लिया, और छीन के क्या किया, जैसा जमीन है उसी के हिसाब से क्या पूरा रजिस्टर कर दिया। देखिए इस समय जो चौधरी, मुकद्दम, ठाकुर, उसके बाद जो रावत है जो पहाड़ों में होते हैं, ये क्या था, गांव के मुखिया हुआ करते थे। देखिए ये क्या है, ये कोई जाति नहीं है बल्कि क्या है, गांव के मुखिया हुआ करते थे। बाद में क्या उस गांव के मुखिया के जमीन से जुड़े होने के कारण क्या था, इनका नाम पड़ गया ये सारे। ये इनका क्या कोई बड़ व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो पूरी देखिए पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है और हरियाणा साइड में चौधरी लोगों का है, ये क्या भूमि से जुड़े हुए लोग थे। मुकद्दम ये पंजाब में कहा जा रहा था, उर्दू लैंग्वेज है। यूपी वगैरह में क्या ठाकुर या जो क्या कहते हैं भूमिहार कहा जाता है। रावत क्या है, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उसको रावत कहते हैं। तो रावत भी क्या है, भूमि से जुड़े लोग थे। तो ये क्या कहते हैं, पहले भूमि के क्या गांव के क्या था, मुखिया हुआ करता था, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये सारे क्या था मुख्य, और भी है, केवल इतना नहीं है, ये तो उत्तर भारत के बोल रहा हूँ, दक्षिण भारत में भी और भी बहुत जैसे देशमुख हो गया, ठीक है। उसके बाद सर देशमुख कहते थे उसको। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो क्या होता है, जो भूमि से जुड़े हुए लोग थे। जैसे बंगाल में कायस्थ जो जाति है वो भी भूमि से जुड़े हुए थे। मान लीजिएगा बिहार में कायस्थ, बिहार और बंगाल में कायस्थ लोग थे, ये जमीन से जुड़े हुए लोग थे। मतलब जमीन जब दिया जा रहा था तो ये उसी का उपज है, ये कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था में इनका कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि इनको भूमि देने के कारण क्या होता देखिए जैसे कायस्थ है, कायस्थ का मतलब होता है जो लेखपाल लिया से कहता है कि जो राजा के या दरबार में या जो जमींदार के दरबार में जो लेखा जोखा रखते हैं, जिसको लिपिक कहते हैं, क्लर्क कहते हैं, उसका काम करने वालों को क्या है, कायस्थ कहा जाता है। इसलिए देखिएगा कायस्थ का जो देवता होता है वो कौन है, जो आपने चित्रगुप्त का नाम सुना होगा, वो क्या है, कायस्थ का देवता है। चित्रगुप्त कौन है, यमराज के जो लेखा पढ़ी काम करता है। तो ये क्या है, बहुत सारे ऐसे वर्ग है भारत में जो इस तरह से बनते हैं कि उसको बनते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इनसे देखिएगा जो शक्तिशाली ये मुकद्दम, रावत, ठाकुर वगैरह थे ना, इनसे जमीन छीन के क्या है, सबको बराबर बांट दिया। और जहां अगर नहीं भी छीना है ना, तो इन पे क्या था, भू राजस्व की मात्रा बढ़ा दिया और इनको भू राजस्व की मात्रा इन पे कम कर दिया। जिससे क्या था, ये जो कमजोर किसान थे ये भी क्या सर्वाइव कर पाए। इसलिए इन्होंने सबसे पहले क्या, भूमि का वर्गीकरण किया। भूमि का क्या क्या वर्गीकरण किया, वर्गीकरण किया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड किया। किससे क्या होता है, जैसे भूमि होगा उसी हिसाब से लैंड रेवेन्यू दिया जाएगा। और इन्होंने क्या है, लैंड रेवेन्यू जो भूमि था वो 1/2 कर दिया गया था। देखिए पहले क्या था, 1/3 लिया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उसको बढ़ा दिया। तो क्या है, इनको बढ़ा के क्या 1/2 कर दिया। क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। धन्यवाद। तो अलाउद्दीन का ये क्या भूमि सुधार था, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है अलाउद्दीन के भूमि सुधार को, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अलाउद्दीन ने और 2 कर लगाया था। एक कहते हैं घड़ी और एक कहते थे चरी। ये क्या है, टैक्स थे। ये क्या है, टैक्स। देखिए घड़ी क्या होता है, घरों यानी मकानों पर लगाया जाता है, हाउस टैक्स से कह सकते हैं, मकान टैक्स या हाउस टैक्स कह सकते हैं। देखिए आज भी आप लोग शहरों में रहते हैं तो लगाया जाता है। और ये जो चरी था, ये पशुओं पर लगाया जा रहा था। देखिए जिनके मकान बड़े होते थे उन पे लगाए जाते थे, सभी पे नहीं लगाया जाता है। जिनके मकान बड़े होते थे उन पर क्या था, मकान के ऊपर टैक्स लगाया जाता है।
और ये जो चरी है ना, ये पशु के ऊपर, देखिए कैसे पशु के ऊपर, देखिए पहले क्या था, सरकारी जमीन को चरागाह बना दी जाती थी, जिसको ग्रेजिंग एरिया कहते हैं, चारागाह। तो जिनके पशु इस चारागाह में क्या था, चरते थे, उन्हीं के पशुओं से क्या था, चरी ली जाती थी। ध्यान दीजिएगा, जिनके पशु इस पे चढ़ते थे उन्हीं से चरी कर ली जाती थी, और जिनके पशु इस पे नहीं चढ़ते थे उनको नहीं ली जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने नया टैक्स लगाया था, जिनके मकान बड़े होते थे या व्यापारी होते थे। मेनली क्या था, जो उसमें कॉमर्शियल काम होते थे जिन मकानों में, उन मकान, देखिए आज भी क्या होता है, दुकानों से क्या टैक्स लेते हैं, तो कॉमर्शियल है ना, तो उस समय तो दुकान तो नहीं करते, उसमें मकान थे, तो उसमें कमर्शियल टैक्स रहता है, वो कमर्शियल टैक्स है। और चरी मतलब क्या है, पशुओं पर, जो पशु क्या होता है सरकारी भूमि में चरते थे या ग्रेजिंग करते थे, उन्हीं पशुओं से टैक्स लेते। तो क्या था, घड़ी और चरी दोनों प्रकार के कर किसने लगाए थे, अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन ने क्या है, वित्त विभाग का गठन किया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग का गठन किया था। और वित्त विभाग को दीवान ए मुफ्त खराज कहा जाता था। दीवान ए मुफ्त क्या था, विभाग का गठन किया था। तो वित्त विभाग का गठन किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसी तरह दीवाने मुफ्त खराज कहा जाता था। खराज मतलब पैसा होता था, तो इसी हिसाब से इसको दिया जाता था। आगे देखिएगा, पहले देखिए इस्लाम जगत में टैक्स कौन कौन से थे। देखिए टैक्स तो बहुत प्रकार के थे, लेकिन 5 जो टैक्स था वो इम्पोर्टेंट था, और उसी में से क्या, भारत में 4 टैक्स लगाए जाते थे, जो धार्मिक रूप से 4 टैक्स लगाते थे। और धार्मिक रूप से अगर नहीं है तो बहुत सारे टैक्स और थे, लेकिन भारत में 4 प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, तो मुस्लिम जगत में क्या, टैक्स, कर, कर के प्रकार, पहला है खराज, दूसरा है जजिया, तीसरा है खुम्स, चौथा है आपका उस्र, और 5वां है जकात। इसमें देखिए भारत में ये नहीं लगाया जाता था, बड़े पैमाने पर सल्तनत काल में नहीं लगाया गया था, लेकिन बाकी में लगाया गया था। लेकिन ये जो 4 टैक्स था, ये सल्तनत काल में लगाया गया था। सल्तनत काल में क्या है, धार्मिक रूप से 4 टैक्स लगाया गया था, खराज, जजिया, खुम्स और जकात। उस्र क्या है, उस हिसाब से नहीं लगाया गया था, इसका कारण है आपको बताऊंगा क्यों नहीं लगाया गया था। देखिए खराज क्या था, गैर मुस्लिम से लिया गया टैक्स, गैर मुस्लिम, मुस्लिम किसान से लिया गया टैक्स, लिया गया कर, गैर मुस्लिम होना चाहिए। जजिया क्या था, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम धार्मिक टैक्स था। देखिए ये जो था ना, जैसे मान ले कोई, जैसे कुंभ मेला हो रहा है, तो उसको सुरक्षा के लिए क्या होता है, टैक्स लेते थे। जैसे मान ले कोई कुंभ मेला देखने जा रहे हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होता है, टैक्स लेते हैं, तो उसको गैर मुस्लिम धार्मिक कर कहा जाता है। खुम्स क्या था, युद्ध से लूटे गए कर। तो युद्ध, देखिए युद्ध होता है ना, तो युद्ध से जो पराजित हो जाता है, उनके जगह से बहुत से संपत्ति लेके आते, और उन संपत्ति को 2 भागों में बांटते थे। एक सैनिक को बांटते थे, और एक था जो सुल्तान हो तो सुल्तान को मिलता था। मुस्लिम नियम के अनुसार 4/5 भाग सैनिक को मिलना चाहिए, और 1/5 भाग किसको मिलना चाहिए, सुल्तान को मिलना चाहिए। भाई सैनिक के वेतन कम होता था, तो लालच था कि अगर लूट मार करेंगे तो उसमें मनोबल बढ़ जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि आप
10 घंटे में पूरा लेक्चर खत्म कर दो, आपको कितना पैसा मिलेंगे? तो क्या होगा, आप दरअसल ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे। तो कहता है सैनिक को 4/5 दी जाती थी और सुल्तान को 1/5, जो युद्ध से लुटे गए थे, जो युद्ध से लुटे गए कर के जगह पे धन भी कर सकते हैं। देखिए उस क्या है, उस मुस्लिम किसान से लिया गया टैक्स, मुस्लिम किसान से लिया गया कर। देखिए ये भारत में उस समय इसलिए नहीं लगाया गया था क्योंकि जो मुस्लिम लोग यहाँ पे आए थे वो संख्या में कम थे, और इसलिए और दूसरी बात है कि मुस्लिम जहां से आए थे ना, वहां पे एग्रीकल्चर नाम मात्र के होते थे, तो उनके दिमाग में क्या एग्रीकल्चर वाले जैसे फीलिंग नहीं था, या जिसको कह सकते हैं उसका लगाव नहीं था, क्योंकि ये जिस तुर्क या मिडिल एशिया से आए थे ना, वहां पे क्या बागबानी की खेती होती है, यानी क्या हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए देखिएगा आज भी देखिएगा भारत में अधिकतर जो बाग बगीचे है ना, अधिकतर मुसलमानों के पास ज्यादा है। जितने भी बाग है आप भारत में देखिए, पहले क्या था, भारत के जो लोग थे ना, वो क्या था, कोई अलग से बाग बगीचा नहीं लगाते थे, बल्कि अपने ही जमीन के जो घर होते थे, घर बड़ा बड़ा होते थे, जमीन बहुत था, तो उसी में पेड़ पौधे लगा देते थे, और उसी में क्या था, अपने घर के खाने लायक क्या होता है, फल फूल उसमें प्राप्त हो जाता था। वो बेचते नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लास डिवीजन था कि हर कोई क्या था, दुकान नहीं लगाते थे। वो आज अलग है कि ब्राह्मण भी क्या है, नाई का दुकान चला रहा है, और बहुत सारे लोग जो शूद्र भी क्या होता है, अच्छा खासा व्यवसाय कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जो वैश्य ही वही दुकान लगाते थे, ऐसा नियम था। आप लोग देखिए उत्तराखंड में क्या था, ब्राह्मण हल भी नहीं चलाते थे। तो बहुत सारे ऐसे नियम थे, इसलिए क्या था कि जो मुस्लिम लोग आए थे वो भूमि से जुड़े हुए नहीं थे। समझ लो कुल मिला के था, जो बाहर से जो मुस्लिम आज भी देखिए भारत में अधिकतर मुस्लिमों के पास जमीन की कमी है। जमीन है भी है तो कृषि कम करते हैं, अधिकतर क्या है, व्यवसाय करते हैं या कोई बाग बगीचा लगा के बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, देखिए हर जगह कल्चर शो करता है इससे। तो मुस्लिम किसानों से लिया गया तात्पर्य कि भारत में नहीं लेते थे, भारत में इसमें किसान जो किसान होते वो मुस्लिम होते नहीं थे, बहुत ही कम मात्रा में होते, क्योंकि जितने आए थे सब आर्मी या शासक वर्ग के लोग थे, इसलिए होते। चौथा पांचवा जो कर था ना, इसको कहता है मुस्लिम धार्मिक कर था। मुस्लिम धार्मिक कर। देखो क्या था कि मुसलमानों का जितना संपत्ति इनकम होते थे, जो मान लो वर्षों में जितना इनकम करते थे, उसका 2.5% क्या है, धार्मिक कार्यों में दान करना पड़ता था। ध्यान लीजिएगा, धार्मिक कार्य में 2.5% दान करना पड़ता था। मान लिया 10 रुपए का कमाएंगे, 100 रुपए कमाएंगे, तो 2.5 रुपए उनको क्या दान करना पड़ेगा। जो उनका इनकम का मतलब बेनिफिट जो होता था, लाभ जो होता था, अगर किसी का जितना लाभ होगा अपने व्यवसाय से, उसका 2.5% क्या है, मतलब धार्मिक कार्यों में खर्च करना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं मुस्लिम धार्मिक कर था, जो मुसलमानों से ही लिया जाता था, इसलिए तो मुसलमानों से लेते थे। मानिएगा, उसी को क्या कहते हैं, जकात कहा जाता है। क्या कहते हैं, जकात। तो जकात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जकात, उस्र, उसके बाद खुम्स, जजिया, खराज। मतलब इसमें से कोई कहीं पे दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के कर धार्मिक रूप से था, और बाकी तो बहुत सारे कर था, जैसे सिंचाई कर लगते थे, माल कर लगते थे, और भी बहुत सारे कर लगाए गए थे। लेकिन ये क्या है, धार्मिक कर। जैसे भारत में क्या आता है, हिंदू धर्म में क्या होता है, जो टैक्स होते थे वो 1/6 होते हैं, 1/6 होते थे। अरे अब मुझे जाना है यार, अरे मुझे जाना है, मैं है नहीं मेरे पास पैसा, मुझे जाना है, मुझसे ले लो। तो तुम ये मुझसे लो। तो देखिए ये 5 प्रकार के क्या होता है टैक्स, मुस्लिमों मतलब भारत में सल्तनत पीरियड में लगाया गया था। कब लगाया गया था, सल्तनत पीरियड में इसमें लाया गया था। सर ये कर ना खिलजी वंश के टाइम के थे। पूरे सल्तनत पीरियड में था।
सल्तनत उससे पूरे सल्तनत हाँ, ठीक है। धार्मिक रूप से इतना करते, ठीक है, धार्मिक रूप से था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है धार्मिक और एक होता है शासक, मतलब अलग से लगाना, वो अलग चीज होता है, ठीक है, जैसे चढ़ी घड़ी लगाया गया था, वो धार्मिक कार्य नहीं है, मतलब धर्म की हिसाब से वो कार्य नहीं है। देखिएगा हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें भी क्या है, रेवेन्यू के बारे में बताया गया है, वैदिक काल में आपको बताया 1/6 लेना चाहिए, उस समय के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन क्या है, ऐसे हमेशा नहीं होता था, राजा पर निर्भर करता था कि राजा कैसा है और उनकी नीतियां कैसी है, उस पर निर्भर करता है। अभी देखिएगा भू राजस्व कितना कम है, पहले भू राजस्व कितना ज्यादा हुआ करता था पहले, तो वो समय के हिसाब से डिमांड है। अभी उत्तराखंड में जो भूतिया गांव बना ना, यही क्या है, भू राजस्व के कारण बना है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में क्या था, सबको टैक्स देना पड़ता था, और जो टैक्स देते थे उसका जमीन क्या था, नीलाम कर देते थे। इसमें क्या था, कोई गांव छोड़ के नहीं जाता, एक दो व्यक्ति कम से कम गांव में रहते थे, टैक्स देते थे। अब क्या अंग्रेजों के जब जाने के बाद क्या हुआ, लगभग 3.5 एकड़ जमीन जिनके पास है, उससे नीचे जितने जमीन है उनको टैक्स से मुक्त कर दिया पहाड़ों में, और पहाड़ों में 3.5 एकड़ जमीन बहुत जमीन होता है, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए। तभी क्या क्या अधिकतर लोगों ने क्या, जब टैक्स देना नहीं हुआ तो गांव छोड़ के चले गए, बाहर शहरों में चले गए, जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह वगैरह में चले गए, और चलने के बाद जमीन वो बंजर बन गया, वो घर बंजर बन गया, और बंजर बन गया, आज उसको क्या भूतिया गांव घोषित कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। आज देखिएगा कि जो पौड़ी गढ़वाल है, वहां से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है, और पौड़ी गढ़वाल में क्या होता है, इसलिए पलायन होगा कि यहाँ से लोग सबसे ज्यादा बाहर गए, इसलिए उत्तराखंड के जो इकोनॉमी है उसको मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता है, कि बाहर से पैसा घरों में भेजते हैं, पैसे के मतलब मनी ऑर्डर के रूप में, डाक के माध्यम से। तो ये भू राजस्व भी क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे देखा जाए उत्तराखंड के अगर क्षेत्र देखा जाए, देखिए आजकल इन गाँवों को फिर से बसाने की गवर्नमेंट बहुत सारे क्या था प्लान या योजना ला रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या है, उसका पुत्र नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है। नसरुद्दीन महमूद, ये ज्यादा प्रतापी शासक नहीं था, इसके समय पे ज्यादा कुछ नया कुछ नहीं हुआ था। बाद में इसके सेनापति थे गाजी मलिक। गाजी मलिक ने क्या था, इसको मारकर, मतलब इसको नहीं, इसके पुत्र था, उसको मारकर क्या है, इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना, इसकी स्थापना की, तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गाजी मलिक। देखिए इसका वास्तविक नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। और खिलजी वंश में एक व्यक्ति का नाम और सुनिएगा, एक व्यक्ति का नाम सुनिएगा, बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम है अमीर खुसरो। ये अलाउद्दीन के क्या है, दरबार में रहते थे, मतलब उनके समय के थे। देखिए इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इसे भारत का प्रथम राष्ट्रवादी मुस्लिम कवि कहा जाता है, राष्ट्रवादी मुस्लिम कवि कहा जाता है। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया, का आविष्कार किया। दूसरी बात है, गजल या कव्वाली का आविष्कार किया। जो आजकल जो गजल है, इसका, इसे उर्दू का जनक कहा जाता है। देखिए उर्दू क्या है, उर्दू का जनक कहा जाता है। उर्दू भारतीय लैंग्वेज है, देखिए उर्दू का विकास भारत में हुआ है, ध्यान रखिएगा, उर्दू अरब से नहीं आया है।
उर्दू का विकास कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। पहले खड़ी बोली का विकास हुआ था, खड़ी बोली से उर्दू बना है। तो अमीर खुसरो क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों ने जो एक घटना सुना था जो पद्मावत में लिखा गया ना, जो रतन सिंह और जो उनकी पत्नी थी पद्मावती उनका जो आंखों देखा जो वर्णन है वो अमीर खुसरो के समय में हुआ था। अमीर खुसरो ने कुछ बुक लिखा है, उसमें आशिकी, नूर शिपिहार, ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपना बुक लिखा है। तो उर्दू के जनक गजल कव्वाली का आविष्कारक, उसके बाद तबला और सितार का आविष्कार इसको माना जाता है। फिर प्रथम राष्ट्रवादी जो कवि है उनको भी क्या था, इनको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। अब हम गाजी मलिक के बारे में देखते हैं, यानी तुगलक वंश। देखिए इनका शासन था कब से कब तक? इनका शासन था 1320 से लेकर लगभग 1414 तक। इनके 3 शासक आपको विशेष रूप से पढ़ना है। एक गाजी मलिक जिसको गयासुद्दीन तुगलक कहा गया, उसके बाद एक मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ना है आपको, और फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ये क्या है? सस्ता पाठ है। जो गाजी मलिक या जो गयासुद्दीन तुगलक है वो तुगलक वंश के क्या है? संस्थापक है। देखिए तुगलक वंश में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक है। और इनमें जो मोहम्मद बिन तुगलक है पूरे सल्तनत पीरियड में सबसे शिक्षित व्यक्ति यही थे, लेकिन इनके प्लान क्या है? सब चौपट हो गए, इसलिए इनको मूर्ख राजा भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे क्या इनोवेशन आइडिया लाया था, लेकिन उस समय के अनुसार क्या था वो चल नहीं पाया, इसलिए क्या था उनको मूर्ख राजा या पुलिस मैन कहा जाता है। धन्यवाद। तो इसमें गाजी मलिक संस्थापक है और इन्होंने भारत में पहली बार नहर व्यवस्था को शुरू किया था, कैनल सिस्टम को शुरू किया था, नहर प्रणाली। इससे पहले भारत में नहर नहीं हुआ करता था, होते थे लेकिन उतना नहीं है। ये शासक रूप में इसको शुरू करवाया। दूसरे समय इसके समय में डाक व्यवस्था बहुत अच्छा था। डाक व्यवस्था का भी सल्तनत काल में क्या था, इनके समय में शुरू किया था डाक व्यवस्था। तो दो चीज इनके लिए बहुत फेमस है, एक तो नहर सिस्टम कैनल सिस्टम, और डाक व्यवस्था वो गाजी मलिक के समय पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उसके बाद था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में शासक बनता है। कब बनता है? 1325 ईस्वी में ये शासक बनता है। और इन्होंने सबसे बड़ा जो सल्तनत का काल है उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य की स्थापना किया था। उन्होंने नया नया आइडिया लाए थे। उन्होंने 5 रिफॉर्म किए थे, अपने प्रशासनिक सुधार जिसे कहा जाता है, लेकिन वो 5 जो रिफॉर्म था वो क्या था, फ्लॉप हो गया, यानी फेल हो गया। और इस कारण क्या था, उनके सारे जो खजाने थे वो खत्म हो गए। तो इसको आपको कल वाले लेक्चर में बताएंगे। आज यहाँ तक करते हैं, फिर अगला क्लास हम लोग करेंगे। जब नया शुरू करेंगे तो फिर क्या था, बन नहीं पाएगा उतना।